हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो हमने बात करी थी पिछले वीडियो में कि कैसे सेक्शन 41 जो अरेस्ट के बारे में बात करता है उसको याद कैसे किया जा सकता है, क्योंकि सेक्शन 41 बहुत ही लंबा है, बहुत ही लेंदीएस्ट है, बहुत ही टफ है कि उसको याद किया जा सकता है, उसको मेमोराइज किया जा सकता है। तो हमने एक वर्ड देखा था जो शिप्स ऑर्डर था, जो हमें बताता था पूरे इंटायर सेक्शन 41 के मेन क्रक्स को, जिसके थ्रू विथ हेल्प ऑफ दैट वर्ड्स हम पूरे सेक्शन 41 को अपने दिमाग में रख सकते हैं समराइज में। तो चलिए हम आज उससे आगे बात करते हैं। हम एक एक करके पूरे सेक्शन 41 को देखते हैं कि सेक्शन 41 क्या कहता है, कब कोई पुलिस ऑफिसर किसी भी व्यक्ति को बगैर वारंट के गिरफ्तार कर सकती है, वो क्या कंडीशंस होंगे, वो कौन से सर्कमस्टांसेस होंगे, कौन से ग्राउंड्स होंगे जिसमें कोई भी पुलिस ऑफिसर बिना किसी वारंट के या बिना किसी मैजिस्ट्रेट के ऑर्डर के किसी भी व्यक्ति की गिरफ्तारी कर सकती है। तो चलिए मेरे दोस्तों, थोड़ा सा आपका रिवीजन करा दूं। और ये जो आपके स्क्रीन पे वर्ड नज़र आ रहा है शिप्स ऑर्डर, आप एक बार उसका रिवीजन कर लें कि उसका मतलब होता क्या है। और हाँ दोस्तों, एक अपील करना चाहूँगा कि आपको यदि ऐसा लगता है कि मैं जो भी वीडियोस बनाता हूँ वह इन्फॉर्मेटिव है, आपको उससे कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है, तो आप ज़रूर ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे और बेल आइकन दबाएंगे, जिससे कि आपको इस पे सारी वीडियोस का नोटिफिकेशन आते रहे। तो हम आगे बात करते हैं सेक्शन 41 की गाइस। सेक्शन 41 हमें बताता है कि व्हेन पुलिस में अरेस्ट विदाउट वारंट, कब कोई पुलिस ऑफिसर किसी भी व्यक्ति की गिरफ्तारी कर सकता है। तो गाइस सब सेक्शन 1 बोलता है एनी पुलिस ऑफिसर में विदाउट एन ऑर्डर फ्रॉम मैजिस्ट्रेट एंड विदाउट अ वारंट अरेस्ट एनी पर्सन। मतलब कहने का है कि कोई भी पुलिस ऑफिसर बिना किसी मजिस्ट्रेट के आदेश के या बिना किसी वारंट के किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकती है। किन किन परिस्थितियों में गिरफ्तार कर सकती है हम आगे बात करते हैं। उससे पहले हमें ये दो शब्द को देखने की आवश्यकताएं हैं, जो कि एक अरेस्ट है और दूसरा वारंट है। हम इसको समझते हैं कि आखिरकार ये अरेस्ट और वारंट होता क्या है। तो अरेस्ट कहने का मतलब है गाइज कि एप्रीहेंशन ऑफ ए पर्सन बाय लीगल अथॉरिटी इन डिप्राइवेशन ऑफ हिज लिबर्टी। कहने का है कि गिरफ्तारी का अर्थ यह है कि किसी व्यक्ति को कानूनी अधिकार से उसकी स्वतंत्रता से वंचित रखना गिरफ्तारी होती है। और वारंट क्या है? एक लिखित आदेश होता है जो किसी मजिस्ट्रेट के द्वारा जारी किया जाता है और वो हस्ताक्षरित रहता है। रिटन ऑर्डर इशूड एंड साइन बाय मैजिस्ट्रेट। तो हम बात करते हैं कि वो कौन से ग्राउंड्स होंगे, वो कौन से सर्कमस्टांसेज होंगे जिसमें पुलिस को यह अधिकार दिया गया है कि वह किसी भी व्यक्ति को बिना किसी मैजिस्ट्रेट के आदेश के या बिना किसी वारंट के गिरफ्तार कर सकती है। तो क्लॉज ए बोलता है कि हु कमिट्स इन द प्रेजेंस ऑफ ए पुलिस ऑफिसर ए कॉग्निजेबल ऑफेंस। वैसा व्यक्ति जो किसी भी पुलिस अधिकारी की उपस्थिति में कोई भी संज्ञेय अपराध कारित करता है। अब हमें समझने की जरूरत है कि कॉग्निजेबल ऑफेंस होते क्या है। तो कॉग्निजेबल ऑफेंस सीआरपीसी 1973 के सेक्शन 2 जो कि डिफिनेशन बात करता है, उसके क्लॉज सी में आप जाएंगे तो वहां पे आपको मिलेगा कि जो भी इस कोड के अंतर्गत, जो भी सीआरपीसी 1973 के अंतर्गत एक शेड्यूल है, जो फर्स्ट शेड्यूल है, उसके अंतर्गत वो सारी ऑफेंसेस कॉग्निजेबल ऑफेंस होती है, जिसमें पुलिस बिना किसी भी वारंट के किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकती है या किसी अन्य कानून के अंतर्गत दिया गया है। तो क्लॉज ए तो हम समझ गए कि कोई भी कॉग्निजेबल ऑफेंस होगा जो कि इन द प्रेजेंस ऑफ पुलिस ऑफिसर कमिट किया जाएगा, तो पुलिस ऑफिसर के पास ये राइट्स है कि उस पर्सन को वो अरेस्ट कर सकता है। लेकिन हम आगे और भी बात करेंगे कि इन कॉग्निजेबल ऑफेंस के अलावा और कौन कौन से ग्राउंड है जिसमें कोई पुलिस ऑफिसर किसी भी व्यक्ति की गिरफ्तारी कर सकता है।
क्लॉज बी में हम लोग देखते हैं गाइस, ये बात करता है अगेंस्ट होम रीजनेबल कंप्लेंट हैज बीन मेड और क्रेडिबल इंफॉर्मेशन हैज बीन रिसीव्ड और रीजनेबल सस्पिशन एग्जिस्ट दैट ही हैज committed a cognizable offense punishable with imprisonment for a term which may be less than 7 years or which may be extended to 7 years whether with or without fine if the following condition are satisfied namely। मतलब कहने का यह है गाइस कि वैसे व्यक्ति के खिलाफ जिसके खिलाफ उचित शिकायत दर्ज की गई है या उसके खिलाफ विश्वसनीय जानकारी प्राप्त होता है या पुलिस को उचित संदेह होता है कि वह व्यक्ति जो है सो कॉग्निजेबल ऑफेंस किया है उसने, और उस कॉग्निजेबल ऑफेंस का पनिशमेंट क्या होगा, उस कॉग्निजेबल ऑफेंस का पनिशमेंट होगा कि उसको कारावास मिलेगा जो कि 7 साल तक हो सकता है या उससे कम हो सकता है, जिसके साथ फाइन इम्पोज की जा सकती है या नहीं भी की जा सकती है। ये कोर्ट के डिस्क्रिशनरी पावर पे डिपेंड करता है। और उसके साथ जो भी ये अभी हम नीचे 2 ग्राउंड्स देख रहे हैं 1 और 2, अगर वो कंडीशन सेटिस्फाइड करती है तब जाके कोई भी पुलिस अधिकारी किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकती है। तो आइए हम एक एक करके इन दोनों सेंटेंस को समझने का प्रयास करते हैं। तो पहला बात करता है कि द पुलिस ऑफिसर हैज रीजन टू बिलीव ऑन द बेसिस ऑफ सच कंप्लेंट इंफॉर्मेशन और सस्पिशन दैट सच पर्सन हैज कमिटेड द सेड ऑफेंस। यदि पुलिस अधिकारी के पास विश्वास करने का यह कारण है कि वैसा व्यक्ति जो कि जिसके खिलाफ उचित शिकायत है, विश्वसनीय जानकारी है कि वह उसी व्यक्ति ने ऐसा कार्य कारित किया है। या दूसरा बात करता है द पुलिस ऑफिसर इज सेटिस्फाइड दैट सच अरेस्ट इज नेसेसरी, या पुलिस अधिकारी यह संतुष्ट है कि ऐसी गिरफ्तारी जरूरी है। तो इन सब ग्राउंड्स पे वह पुलिस अधिकारी किसी भी व्यक्ति की गिरफ्तारी कर सकता है। तो आइए चलिए हम उन ग्राउंड्स की बात करते हैं जहां पे पुलिस अधिकारी को यह लगता है, वह संतुष्ट है कि इन सभी ग्राउंड्स पे वह किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता है। तो आपके स्क्रीन पे ये 5 सेंटेंसेस दिख रहे होंगे गाइस, ABCDE, जो कि बात करता है कि अगर यह ग्राउंड में कोई भी फॉल करता है तो वह पुलिस अधिकारी किसी भी व्यक्ति की गिरफ्तारी कर सकता है। तो ए क्या बोलता है, टू प्रिवेंट सच पर्सन फ्रॉम कमिटिंग एनी फर्दर ऑफेंस, मतलब किसी भी व्यक्ति को वह अधिकारी रोकेगा, इसलिए गिरफ्तार करेगा कि वह आगे चल के कोई वैसा ऑफेंस कमिट नहीं करेगा। बी बात करता है गाइस फॉर प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन ऑफ द ऑफेंसेस, जो उसने कमिट करा है, जो भी क्राइम उसने कमिट करा है, जो भी ऑफेंसेस उसने कमिट करे हैं, जिसके अगेंस्ट उस पर्सन के खिलाफ रीजनेबल कंप्लेंट है, क्रेडिबल इंफॉर्मेशन है, रीजनेबल सस्पिशन है, उसके इन्वेस्टिगेशन के लिए अगर पुलिस को लगता है कि अगर उसकी गिरफ्तारी की जाए तो वह इन्वेस्टिगेशन और इजीली और अच्छे तरीके से की जा सकती है, तो वह उस व्यक्ति की गिरफ्तारी कर सकता है। सी बात करता है टू प्रिवेंट सच पर्सन फॉर कॉजिंग द एविडेंस ऑफ द ऑफेंसेस टू डिसअपियर और टेम्परिंग विथ सच एविडेंस इन एनी मैनर, मतलब कहने का है कि कोई भी पुलिस अधिकारी किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता है इन कारण से कि वह अपराध के साक्ष्य को गायब करता है या साक्ष्य के साथ साथ किसी भी तरह के छेड़छाड़ करने की कोशिश करता है। इस बेसिस पे भी वह पुलिस अधिकारी उस व्यक्ति की गिरफ्तारी कर सकता है। डी बात करता है टू प्रिवेंट सच पर्सन फ्रॉम मेकिंग एनी इंड्यूसमेंट, थ्रेट और प्रॉमिस टू एनी पर्सन एक्विनेटेड विथ द फैक्ट ऑफ द केस सो एज टू डिसऑर्ड हिम फ्रॉम डिस्क्लोजिंग सच फैक्ट्स टू द कोर्ट और टू द पुलिस ऑफिसर्स। या इन कारण से भी उस व्यक्ति की गिरफ्तारी की जा सकती है कि वह मामलों के तथ्य से परिचित किसी व्यक्ति को या तो वह प्रलोभन देता है, पैसे की लालच देता है, धमकी देता है कि मैं तुम्हारी पत्नी के साथ ऐसा करूंगा, मैं तुम्हारे बच्चों को मार दूंगा, या वादा करता है कि तुम ऐसा नहीं करोगे तो मैं तुम्हें 5 लाख दूंगा, ये मैं अपनी प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम कर दूंगा, ऐसी कोई भी वादा करता है ताकि वह व्यक्ति जो है सो उस अदालत के सामने या पुलिस अधिकारी के सामने ऐसा जो साक्ष्य था, वो तथ्य था उस केस का, उसका खुलासा नहीं करेगा। इन सब से बचने के लिए, इन सब को रोकने के लिए भी उस व्यक्ति की गिरफ्तारी एक पुलिस अधिकारी कर सकता है। ये बात करता है एज अनलेस सच पर्सन इज अरेस्टेड his presence in the court whenever required cannot be ensured and the police officer shall record while making such arrest his reason in writing। ये बात करता है जब तक ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार नहीं किया जाता है, जब तक आवश्यक हो अदालत में उसकी उपस्थिति सुनिश्चित नहीं की जा सकती है। और वो जो पुलिस अधिकारी रहेगा वह वैसे व्यक्ति की अगर गिरफ्तारी करेगा तो वो क्यों गिरफ्तार कर रहा है, किस पर्पस से गिरफ्तार कर रहा है, उसका वो राइटिंग में रिकॉर्ड रखेगा। तो गाइस यहाँ तक तो हमने अच्छे से समझ लिया। उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे से सारी चीज़ें समझ में आ रही है बारीकियों के साथ।
हम आगे बात करते हैं गाइज की एक प्रोविज़न दिए रखा है। ये प्रोविज़न गाइज इंसर्ट किया गया है सीआरपीसी के अमेंडमेंट 2010 के अकॉर्डिंगली। ये प्रोविज़न बात करता है कि अ पुलिस ऑफिसर शैल इन ऑल केसेस वेयर द अरेस्ट ऑफ अ पर्सन इज नॉट रिक्वायर्ड अंडर द प्रोविजन ऑफ दिस सबसेक्शन रिकॉर्ड द रीजन इज राइटिंग फॉर नॉट मेकिंग द अरेस्ट। मतलब कहने का है कि पुलिस अधिकारी के लिए ये मैंडेटरी है कि वह सभी जो भी इस सबसेक्शन के अकॉर्डिंग, जो भी इस प्रोविज़न के सबसेक्शन के अकॉर्डिंग किसी भी व्यक्ति की अगर अरेस्ट रिक्वायर्ड नहीं है तो वह व्यक्ति क्यों अरेस्ट नहीं किया गया है उसका रीज़न, उसका कारण वो राइटिंग में लिख के रखेगा। क्लॉज बी ये बात करता है जो कि यह भी इंसर्ट किया गया है क्रिमिनल प्रोसीजर कोड अमेंडमेंट 2010 के तहत, अगेंस्ट होम क्रेडिबल इंफॉर्मेशन हैज़ बीन रिसीव्ड, जिसके खिलाफ विश्वसनीय जानकारी प्राप्त है, दैट ही हैज़ कमिटेड ए कॉग्निजेबल ऑफेंस, कि उस व्यक्ति ने संज्ञेय अपराध किया गया है, पनिशेबल विथ इम्प्रिजनमेंट फॉर ए टर्म, उसको पनिशमेंट मिलेगा, उसको कारावास होगी कितने दिनों तक का, ए टर्म विच में एक्सटेंड टू मोर देन 7 ईयर्स, जो कि 7 साल की होगी या उसको बढ़ाई जा सकती है, वेदर विथ और विदाउट फाइन, जो कि फाइन के साथ होगा या विदाउट फाइन हो सकता है, या विथ डेथ सेंटेंस एंड द पुलिस ऑफिसर हैज़ रीजन टू बिलीव, या वह मृत्युदंड भी हो सकती है और पुलिस ऑफिसर के पास यह विश्वास करने का कारण होता है इन सब बेसिस पे कि इन्फॉर्मेशन दैट सच पर्सन हैज़ कमिटेड द सेड ऑफेंस, कि वह जो इन्फॉर्मेशन उसको प्राप्त हुआ था, विश्वसनीय जानकारी प्राप्त हुई थी, उचित शिकायत प्राप्त हुई थी उस व्यक्ति के खिलाफ, उचित संदेह था पुलिस अधिकारी के खिलाफ कि वह व्यक्ति ही ऐसा कोई भी ऑफेंस कार्य कर सकता है जो कि कॉग्निजेबल नेचर का होगा। अब हम इससे आगे बढ़ते हैं और क्लॉज सी पे आते हैं। क्लॉज सी बात करता है हु हैज़ बीन प्रोक्लेम्ड एज एन ऑफेंडर आइदर अंडर दिस कोड और बाय द ऑर्डर ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। वैसा व्यक्ति जिसको अपराधित घोषित किया गया है इस कोड के अंदर में, मतलब सीआरपीसी के अंदर में, या राज्य सरकार के आदेश से, तो वैसे व्यक्ति को भी कोई पुलिस अधिकारी गिरफ्तार कर सकती है। क्लॉज डी बात करता है इन हुज पोजेशन एनीथिंग इज फाउंड विच मे रीजनेबली बी सस्पेक्टेड टू बी स्टॉलन प्रॉपर्टी एंड हु मे रीजनेबली बी सस्पेक्टेड ऑफ हैविंग कमिटेड एन ऑफेंस विथ रेफरेंस टू सच थिंग्स। मतलब कहने का है कि वैसा व्यक्ति की भी गिरफ्तारी हो सकती है जिसके कब्जे में कुछ भी ऐसा पाया जाता है जिसे चोरी की संपत्ति होने का उचित रूप से संदेह हो सकता है, और जिस पर ऐसी चीज़ों के संदर्भ में अपराध करने का उचित संदेह हो सकता है। इन परिस्थिति में भी पुलिस अधिकारी किसी भी व्यक्ति की गिरफ्तारी कर सकता है। क्लॉज ही बात करता है हु ऑब्स्ट्रक्ट्स अ पुलिस ऑफिसर वाइल इन द एग्जीक्यूशन ऑफ हिज ड्यूटी और हु हैज एस्केप्ड और अटेम्प्ट्स टू एस्केप फ्रॉम लॉफुल कस्टडी। मतलब कहता है कि वैसे भी व्यक्ति की गिरफ्तारी की जा सकती है जो कि पुलिस अधिकारी को उस समय बाधा पहुंचाता है जब वह अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर रहा होता है, मतलब वो पुलिस ऑन ड्यूटी होता है और वह कोई काम कर रहा होता है, वो एंटरटेन कर रहा होता है, या जो विधिपूर्ण मतलब कानूनी हिरासत से भाग निकला है या निकल भागने की कोशिश करता है, वैसे व्यक्ति की भी गिरफ्तारी किसी भी पुलिस ऑफिसर के द्वारा की जा सकती है। इसके आगे बात करते हैं गाइस क्लॉज एफ की। क्लॉज एफ बात करता है हु इज रीजनेबली सस्पेक्टेड ऑफ बीइंग ए डिजर्टर फ्रॉम एनी ऑफ द आर्म्ड फोर्स ऑफ द यूनियन। वैसा व्यक्ति जिसपे संदेह हो, उचित संदेह हो कि वह संघ के किसी भी सशस्त्र बल से भाग गया है, मतलब वह भगौड़ा हो गया है। अब यह सशस्त्र बल होती क्या है जो कि यूनियन के अकॉर्डिंगली होती है, जो हम जानते हैं आर्मी, नेवी, एयरफोर्स एक्सेट्रा। जी बहुत ही लेंदी है और इसको समझना चाहिए। हम कोशिश करते हैं कि आपको जितना संभव सरल साधारण भाषा में समझा सकें। जी बात करते हैं हु हैज़ बीन कंसर्न्ड इन और अगेंस्ट whom a reasonable complaint has been made or credible information has been received or reasonable suspicion exists of his having been concerned in any act committed at any place out of India which if committed in India would have been punishable as an offence and for which he is under any law relating to extradition or otherwise liable to be apprehended or detained in custody in
इंडिया। मतलब कहा गया है गाइस कि जो भारत के बाहर किसी भी स्थान में ऐसा कार्य कारित किया जाता है जो कि भारत में क्राइम है, वहाँ पे क्राइम नहीं है, कोई बात नहीं है, लेकिन भारत में क्राइम है, अगर वह भारत में किया गया होता तो वह एक क्राइम के रूप में माना जाता, तो उस अपराध के लिए उसको दंड मिलता और जिसके लिए वह प्रत्यर्पण संबंधी किसी विधि के अधीन अन्यथा भारत में किसी भी जगह पे वह पकड़ा जाता तो उस चीज़ के लिए उत्तरदायी होता, वह वहाँ पे उसका ट्रायल किया जा सकता था। अगर उसके खिलाफ कोई भी वैसा रीजनेबल कंप्लेंट है, उचित संदेह है, विश्वसनीय जानकारी प्राप्त है, क्रेडिबल इन्फॉर्मेशन है, उचित संदेह है, उचित शिकायत की गई है उस व्यक्ति के खिलाफ कि उस व्यक्ति ने ऐसा किया गया है, तो उस बेसिस पे भी पुलिस अधिकारी उस व्यक्ति की गिरफ्तारी कर सकता है और वह भारत में कहीं भी पाए जाने पे उसकी गिरफ्तारी की जा सकती है, या एक्स्ट्राडिशन के अकॉर्डिंग, जो कि ट्रीटीज होता है दो देशों के बीच में प्रत्यर्पण करने का, उसके अकॉर्डिंग वह पुलिस ऑफिसर किसी भी व्यक्ति की गिरफ्तारी कर सकता है। आगे बात करते हैं एच, क्लॉज एच बोलता है हु बीइंग अ रिलीज्ड कन्विक्ट कमिट्स अ ब्रीच ऑफ, और उसे जमानत पर या किसी अन्य प्रावधान पर उसे छोड़ा गया है और वह व्यक्ति धारा 356 के उपधारा 5 का अवहेलना करता है, ब्रीच करता है, भंग करता है। अब हमें यहाँ पे समझने की जरूरत है कि धारा 356 उपधारा 5 क्या है। तो बिल्कुल धारा 356 उपधारा 5 हम इसी कोड अर्थात सिविल प्रोसीजर कोड 1973 का बात करते हैं कि धारा 356 वह है कि स्टेट गवर्नमेंट ऐसा कोई भी रूल बना सकता है जो किसी सिद्ध दोषी व्यक्ति के निवास स्थान या उसके तब्दीली या उससे उसकी अनुपस्थिति के सूचना से संबंधित हो। जब हम धारा 356 पढ़ेंगे, सेक्शन 356 पढ़ेंगे, तो वो एक रिलीज कन्विक्शन में जानकारी देता है कि वो क्या कर सकती है। 5 साल से किसी भी व्यक्ति को छोड़ा गया है तो वह 5 साल तक अपना जहाँ भी वह रह रहा है या वह जहाँ भी जाता है वह कोर्ट को या पुलिस ऑफिसर्स को टाइम टू टाइम बताता रहेगा, उसके अकॉर्डिंग कोई भी रूल रेगुलेशंस बना सकता है, वही उपधारा 5 में दिया गया है। अब हम बात करते हैं क्लॉज आई। यह बताता है फॉर हुज अरेस्ट एनी रिक्विजिशन। अब ये रिक्विजिशन टर्म होता क्या है, हमें यह समझने की ज़रूरत है। तो रिक्विजिशन टर्म यह होता है कि एक तरह से कोई एक पुलिस ऑफिसर दूसरे पुलिस ऑफिसर को अपनी अधिकारिता देता है कि आप उस व्यक्ति की गिरफ्तारी मेरे स्थान पे आप कर सकते हैं। तो चलते हैं आगे, हम इसे पूरा समझने का कोशिश करते हैं, यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। फॉर हुज अरेस्ट एनी रिक्विजिशन वेदर रिटन और ओरल हैज़ बीन रिसीव्ड फ्रॉम another police officer, provided that the requisition specifies the persons to be arrested and the offense or other cause for which the arrest is to be made, and it appears therefrom that the person might lawfully be arrested without a warrant by the officer who issued the requisitions। हमें यहाँ पे समझने की ज़रूरत है एक्चुअली ये होता क्या है कि एक पुलिस किसी दूसरे पुलिस अधिकारी को अनुरोध करता है कि वह व्यक्ति की गिरफ्तारी करे, और वह गिरफ्तारी व्यक्ति जिसको अनुरोध किया गया है वह दूसरा पुलिस अधिकारी कब कर सकता है, जब उसे सूचना प्राप्त होती है। कैसी सूचना, वह या तो रिटन हो सकती है या ओरल हो सकती है। उसमें वो सारा चीज़ स्पेसिफाई होना चाहिए, लिखित होना चाहिए, विनिर्दिष्ट होना चाहिए कि किस व्यक्ति की गिरफ्तारी की जानी है, किस कारण से गिरफ्तारी की जानी है, किस ऑफेंस के लिए उसको गिरफ्तारी की जानी है। सारी चीज़ें उस रिक्विजिशन में लिखी रहती हैं, तब जाके वह दूसरा पुलिस ऑफिसर जो है सो उस व्यक्ति की गिरफ्तारी कर सकता है बिना किसी वारंट के। एक एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं, मान के चलते हैं कि हम रहते रांची में हैं और जो एक्यूज्ड पर्सन है वो गुमला में है फिलहाल, तो हम यहाँ से वायरलेस के थ्रू या एक लेटर हम लिखते हैं और वो पोस्टल के थ्रू दूसरे पुलिस ऑफिसर के पास जो जिसके जुरिस्डिक्शन में आता है वह व्यक्ति, वहाँ पे हम लेटर्स पोस्ट करते हैं। मतलब क्या हो गया, या तो वो ओरल हो गया या रिटन हो गया। इन्फॉर्मेशन उस अनदर पुलिस ऑफिसर को उसके जुरिस्डिक्शन में मिल गया। यह स्पेसिफाई उस
ऑर्डर में किया गया है, वो रिक्विजिशन जिसको हम बोलते हैं, जिसका नाम रिक्विजिशन है, जिसको हमने टर्म करा गया है रिक्विजिशन के तौर पे, उसमें उस व्यक्ति के सारे डिटेल्स दिए हुए रहते हैं कि उसका नाम क्या है, उसका पता क्या है, उसको किस ऑफेंस के लिए गिरफ्तार करना है। ऐसी सारी बातें उसमें लिखी रहती हैं कि उस व्यक्ति की गिरफ्तारी की जानी है किस रीजन से। तो वह व्यक्ति जिसके जुरिस्डिक्शन में वह व्यक्ति है, उसकी गिरफ्तारी कर सकता है बगैर किसी वारंट के। अब हम लोग आते हैं गाइज सब सेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 41, जो बात करता है सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 42, नो पर्सन कंसर्न्ड इन ए नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस और अगेंस्ट whom a complaint has been made or credible information has been received or credible suspicion exists of his having so concerned shall be arrested except under a warrant or order by a magistrate या ऑर्डर ऑफ अ मजिस्ट्रेट। दोस्तों, हमें यहाँ पे यह जानने की बहुत ही अत्यंत आवश्यकताएं हैं कि यह जो सब सेक्शन 2 है वो सब्स्टिट्यूट किया गया है सीआरपीसी अमेंडमेंट 2008 के लिए। उस टाइम पे उसको अमेंड किया गया था, जो कि पहले कुछ और ही यहाँ पे प्रोविज़न दिया गया था, जो कि बात करता था सेक्शन 109 और 110 की। तो अब उसके जगह पे हम लोग ये पढ़ रहे हैं, तो आप इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। इसलिए मैंने अभी तक जितने भी इस सेक्शन के अकॉर्डिंगली अमेंडमेंट्स हो रखे हैं, मैंने आपको बता रखे हैं कि हाँ, यहाँ पे अमेंडमेंट हुआ है, वो ईयर कौन सा था, ठीक है ना, कि आपको सहूलियत होगा, आसानी होगा आपको यह समझने के लिए कि यहाँ पहले तो हमने कुछ पढ़ा था, अब हम कुछ पढ़ रहे हैं, ऐसे हुआ कैसे। तो यह अमेंडमेंट हुआ है, उसका सब्स्टिट्यूशन हुआ या इंसर्टेड किया गया है। चलिए, तो अब हम सब सेक्शन 2 समझते हैं। सब सेक्शन 2 आखिरकार बोलता क्या है? सब सेक्शन 2 बोलता है कि धारा 42 सेक्शन 42 के प्रोविजंस के रहते इसके अलावा ऐसे किसी व्यक्ति को जो किसी असंज्ञेय अपराध से संबंध रखता है, जिसके विरुद्ध उचित शिकायत या विश्वसनीय जानकारी या उचित संदेह प्राप्त होता है, उस व्यक्ति को मजिस्ट्रेट के किसी वारंट या आदेश के सिवाय गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है, एक्सेप्ट 42 में जो प्रोविजंस दिए रखे हैं। तो अब चलिए हम आगे 42 का भी बात करेंगे ही, इसलिए अभी यहाँ पे छोड़ देते हैं। जब आपको 42 हम बता देंगे तो आपको यह पूरा सेक्शन अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो गाइज, अभी तक हमने देखा कि कब किसी भी व्यक्ति की गिरफ्तारी एक पुलिस ऑफिसर के द्वारा की जा सकती है बगैर वारंट के। तो हमें दो चीज़ें समझ में आई कि या तो वो ऑफेंस जो है उसका नेचर कॉग्निजेबल होगा, या उसके अलावा जो भी ग्राउंड्स दिए गए हैं क्लॉज सी से लेके आई तक, जो भी ग्राउंड्स दिए गए हैं उसके अकॉर्डिंग किसी भी व्यक्ति की कोई भी पुलिस ऑफिसर गिरफ्तारी कर सकता है बगैर किसी वारंट के। लेकिन क्या आपको ये पता है कि किसी भी व्यक्ति की गिरफ्तारी बगैर वारंट के नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में भी की जा सकती है? तो अगर आज से पहले आप नहीं जानते होंगे तो आज से आप ये बात जान जाइएगा। जी हाँ, बिल्कुल, किसी भी व्यक्ति की गिरफ्तारी की जा सकती है नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस होने पे भी। उसका प्रावधान, उसके प्रोविजंस हम सेक्शन 42 में पढ़ेंगे। तो सेक्शन 42 बात करता है अरेस्ट ऑन रिफ्यूजल टू गिव नेम एंड रेसिडेंस, मतलब किसी भी व्यक्ति की गिरफ्तारी की जाएगी, की जा सकती है रिफ्यूज करने पर, वह अगर मना करता है अपना नाम और पता देने से। चलिए, सब सेक्शन 1 क्या बोलता है 42 का? व्हेन एनी पर्सन हु in the presence of a police officer has committed or has been accused of committing a non-cognizable offense refuses on demand of such officer to give his name and residence, or gives a name or residence which such officer has reason to believe to be false, he may be arrested by such officer in order that his name or residence may be ascertained। मतलब कहने का है कि यदि पुलिस को किसी भी असंज्ञेय अपराध करने की सूचना मिलती है या वह उस स्थान पर जाता है जहां पे वह असंज्ञेय अपराध कारित की गई है, और वह उस व्यक्ति से उसकी व्यक्तिगत पहचान, आइडेंटिटी मांगता है, अगर वह व्यक्ति अपनी निजी जानकारी देने से, मतलब अपना पहचान बताने से, अपना नाम बताने से मुकरता है, रिफ्यूज करता है,
या वह अगर पुलिस अधिकारी को अपना आइडेंटिटी बताता भी है, तो अगर पुलिस अधिकारी को ऐसा लगता है, अगर पुलिस अधिकारी को ऐसा विश्वास होता है कि नहीं, जो जानकारी उसके द्वारा दिए गए हैं वह गलत ही है, कि उस व्यक्ति ने रिफ्यूज़ किया, उस व्यक्ति ने गलत नाम पता बताए। हालांकि सेक्शन 42 ही नहीं, हम सेक्शन 151 के बारे में भी बात करेंगे, जहां पे पुलिस अधिकारी किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकती है। तो सेक्शन 151 बात करता है अरेस्ट टू प्रिवेंट द कमीशन ऑफ कॉग्निजेबल ऑफेंस। मतलब कोई भी पुलिस अधिकारी किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता है, किस बात संज्ञेय अपराध ना करे, इस कारण से भी पुलिस उस व्यक्ति की गिरफ्तारी कर सकती है। मतलब कहने का है कि किसी अपराध को रोकने के लिए पुलिस किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकती है। ये मेरा मानना है, ये सब कोई जानता है कि एक प्रकार से पुलिस को शक्तियां प्रदान की गई हैं, जिसमें कोई पुलिस अधिकारी जिसे किसी संज्ञेय अपराध करने की प्लानिंग का पता चलता है कि हाँ वह व्यक्ति है, वो किसी भी प्रकार का प्लानिंग कर रहा है, जिसे कोई भी संज्ञेय अपराध कमिट हो सकता है, तो पुलिस किसी भी व्यक्ति को बिना किसी मजिस्ट्रेट के आदेश या वारंट के बिना उसे गिरफ्तार कर सकती है, यदि सिर्फ पुलिस को लगता है कि यदि उसकी गिरफ्तारी नहीं की जाएगी तो यह कार्य जो कि संज्ञेय अपराध है कारित हो सकता है। क्लॉज 2 बात करता है नो पर्सन अरेस्टेड अंडर सबसेक्शन 1 शैल बी डिटेंडेड इन कस्टडी फॉर ए पीरियड एक्सीडिंग 24 आवर्स फ्रॉम the time of his arrest unless his further detention is required or authorized under any other provision of this code or of any other law for the time being in force। कहने का मतलब यह है कि उस व्यक्ति की गिरफ्तारी तो वह उस पुलिस ऑफिसर के द्वारा कर ली गई है। अब वही पुलिस ऑफिसर उस व्यक्ति को छोड़ता भी है, क्योंकि उस पर एक टाइम पीरियड इम्पोज रहता है कि वह 24 घंटे ही किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता है, वह उसके फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन नहीं कर सकता है। किसी भी व्यक्ति का यह फंडामेंटल राइट्स है कि वह 24 घंटे तक अगर भी मैजिस्ट्रेट के पास नहीं प्रेजेंट होता है तो वह पुलिस ऑफिसर उसको गिरफ्तार नहीं रख सकती है, वह पुलिस ऑफिसर उस व्यक्ति को गिरफ्तार नहीं रख सकती है, जब तक कि इस कोड या अन्य विधि के द्वारा यह जरूरी ना समझा जाए कि हाँ उस व्यक्ति की गिरफ्तारी आवश्यक है। और उस व्यक्ति को अगर गिरफ्तार रखना भी है तो हमें पहले मैजिस्ट्रेट से उस व्यक्ति की गिरफ्तारी के लिए ऑर्डर लेने पड़ेंगे कि हाँ इस व्यक्ति की गिरफ्तारी आवश्यक है, इसे कस्टडी में दिया जाए। थैंक यू गाइज, लव यू ऑल एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको यह लगता है कि यह वीडियो आपके लिए इंफॉर्मेटिव है, इससे आपको जानकारी मिलती है, आपके सारे सेक्शन 41, 42, 151 को लेके सारे डाउट्स क्लियर हो गए हैं, तो लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, क्योंकि किसी भी वीडियो को बनाने में बहुत ही मेहनत लगती है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को, मेरे दोस्तों को, आप सभी को यह वीडियो पूर्ण रूप से जानकारी प्रदान करता है। इसलिए मैं यह तो नहीं कहूँगा कि आप लाइक करें ही करें, सब्सक्राइब करें ही करें। यदि आपको ऐसा लगता है कि हाँ इस वीडियो ने आपको जानकारी दी जो आप पहले से नहीं जानते थे, तो ज़रूर ही आप इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे और बेल आइकन ज़रूर दबाएंगे, जिससे आपको इस पे आने वाली सारी वीडियोस का पता चलता रहे, आप तक जानकारी पहुंचती रहे। धन्यवाद। थैंक यू ऑल ऑफ़ यू, लव यू ऑल गाइस।